गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। और आज का जो टॉपिक है वह डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू द कोर्ट्स। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन प्रिंसिपल ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट इन द दिस कंट्री। द इम्प्लीमेंट्स दैट एवरी सिटीजन हैज़ टू राइट टू justice through the courts. As you read is earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizens believe that their rights are being violated, then they are approached the court for the justice to be done. While the courts are available for all, in reality cases to the courts he always been difficult for a vast majority of the poor in India. Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily basis, the idea of going courts to get justice often seem remote. देखिए, भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि न्यायालय अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीब के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत जाने और इंसाफ पाने की उम्मीदें उसके लिए बहुत मुश्किल होती हैं। इन रिस्पॉन्स or to this, Supreme Court in earlier 90s devised a mechanism, public interest legislations (PIL), to increase the access for the justice. It allowed the individual of the organization file PIL. The High Court of the Supreme Court behalf those rights to being violated. The legal process was greatly simplified. Even a letter, telegram address in a Supreme Court to be High Court treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman working conditions and securing release prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment terms was complete. Did you know that midday meal the children now receive government and government aid school is because of PIL? See the photos of the right, read the text below, understand this came about. देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1980 में देश में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, जैसे हम कहते हैं PIL, की व्यवस्था की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने को स्थापित करने की प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार भी दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यदि याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है तो न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या टेलीग्राम को जनहित याचिका भी माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया है। देखिए, मजदूरों को अमानवीय व्यवहार, श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सज़ा काटने के बाद रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल ही किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है? उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। देखिएगा कि कुछ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें पिक्चर्स के बारे में बताता हूँ। In 2001, the drought of Rajasthan and Odisha meant that millions faced our acute shortage of the food. देखिएगा, वर्ष 2001 में राजस्थान उड़ीसा में सूखे की वजह से लाखों लोगों को सामान भेजने की भारी आपदा पैदा हो गई थी। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा गेहूँ चूहों की बेट चढ़ गया था। इस स्थिति को देखते हुए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ नामक एक संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का भी अधिकार शामिल है। राज्य की दलील को गलत साबित कर दिया गया, उसके पास संविधान संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। तो इस लिहाज से न्यायालय ने सरकार को आदेश दिए कि वह नए रोजगार पैदा करे और राशन की दुकानों में के जरिए सस्ती दर पर
राशन उपलब्ध कराए, बच्चों को स्कूल में दोपहर पर भोजन दिया जाए। तो न्यायालय ने सरकारी योजनाओं में क्रियान्वित के बारे करने के लिए रिपोर्ट भी जाहिर की और लोगों और सरकार को गाइडलाइन भी जारी करी। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द कोर्ट्स, एक्सेस टू द जस्टिस, द कोर्ट्स access a critical role in interpreting the fundamental rights of citizens. As you saw in the above case, courts is interpret Article number 21 of the Constitution on the right to life, include the rights to food. They therefore order the states take certain steps provide food, including the mid-day meal scheme. देखिएगा कि आम आदमी के लिए अदालत पहुंचना या न्याय तक पहुंचना अब आसान हो गया था। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा कि अदालत ने ही आर्टिकल नंबर 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। देखिए, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर सकता है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, अगर किसी व्यक्ति की भूख के कारण मौत होती है तो उसका जो जिम्मेदार है वो अधिकारी होंगे, जो उस जिले के जो अधिकारी होंगे वो उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरना चाहिए। लेकिन कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसी दुखदाएँ घटनाएं सामने आ चुकी हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा कि कई लोगों ने भूख की वजह से अपनी जान गंवाई है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि भारत में लगभग 20 से 30% जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। तो आज भी हमारे देश में गरीबी है। आज भी अगर हमारे यहाँ कानून भी बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति भूख से नहीं मर सकता है, फिर भी आपने देखा होगा कि हज़ारों टन जो हमारा गेहूँ है वो ऐसी रेलवे की पटरियों के किनारे ऐसी बरसात के मौसम में सड़ जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। तो आज भी हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून को फॉलो कराना हमारे देश में एक मुश्किल काम है। देखिए, लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के अनुसार मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए फैसलों को पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। देखिएगा कि आपने देखा होगा कि लगातार शहरों में पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, गाँव की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली जा रही है। लोग अब गाँव को छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। लोग गाँव को छोड़कर शहरों की ओर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि गाँव जो क्योंकि अगर हमारे देश की चर्चा करें तो हमारे देश को गाँव का देश कहा जाता है। बहुत सारे विलेजेस हैं हमारे देश में। ये हमारे देश की लगभग 50% आबादी गांव में ही रहती है, लेकिन वो लोग अब गांव को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। तो शहरों की ओर जा रहे हैं तो शहरों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है, इससे वहाँ की गरीबी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो सरकारों को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम जब तक हमारा देश विकसित नहीं हो पाएगा जब तक हम बेसिक चीज़ों पर हिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, लोगों को विकसित करें। और हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है पॉपुलेशन जो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। हमें इस पर भी लगाम लगाना चाहिए और हमारे देश में कानून बनना चाहिए। तो आप लोगों का ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।